किस नगर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए कौन सा शहर हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इंदौर। इंदौर, क्योंकि इसको स्वच्छ सिटी भी कहते हैं और बहुत ही अच्छी सिटी है। देखो इंदौर और कुछ जबलपुर जैसे, भोपाल जैसे शहर मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे हैं, जिनका नाम आप करंट मतलब न्यूज़ में बार बार देखते रहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये है 230। याद रखिएगा 230 मध्य प्रदेश में सीटें हैं। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपको पता है सबसे लंबी नदी भी मध्य प्रदेश में यही है। कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा नदी आपकी हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी, उन्होंने पूछा कब हुई थी? तो याद रखिएगा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो हुई थी 1984 में। बहुत ही बड़ा मतलब कहें तो लोगों की डेथ हुई थी बहुत बड़े लेवल पर। तो ये बहुत बड़े एक इंसिडेंट हुआ था मध्य प्रदेश में। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1984 में गैस त्रासदी हुई थी। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वो गैस थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है बनने एग्जाम में, तो आप रट लीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका इंदौर ही हो जाएगा। इंदौर बहुत ही अच्छी सिटी है। तो यहाँ आंसर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो वो कौन से शासक थे? तो राजा भोज थे, जो कि परमार वंश के थे। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, जिन्होंने जो शिव मंदिर है ना भोजपुर में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो वो मल्लखंब है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सही से आंसर दे पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की और जरूरत है। अपनी प्रैक्टिस अपने बेहा पर भी करते रहें। क्वेश्चन अगला है, देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा जिला सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है? तो वो आपका जबलपुर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरमान मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो वो होता है आपके नरसिंहपुर में, यानी आंसर आप देख पा रहे होंगे ए बिल्कुल सही। तानसेन की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो ग्वालियर में, यानी कि ग्वालियर राजस्थान में बनी हुई है। याद रखिएगा तानसेन की समाधि। अच्छा ए यहाँ पर आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका में जो शैल चित्र बने हुए हैं तो वो किस युग के सर्वप्रथम किस युग में भीमबेटका निकल कर आती है? तो ये पाषाण युग था, यानी कि पाषाण युग मतलब जब पत्थरों के औजार, पाषाण मतलब क्या होता है, यानी पा मतलब पुराना, सान मतलब पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे जो बहुत ही पुराने टाइम का युग है, पुराने टाइम का, और वहाँ पर पत्थरों के औजार यूज होते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो भीमबेटका में शैल चित्र बने हुए हैं वो पाषाण युग के हैं। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने, या फिर राजा भोज ने, अकबर, या फिर राणा संग्राम जी ने? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो भोपाल शहर की स्थापना है ना वो आपके दोस्त मोहम्मद खान जी ने की थी, यानी आंसर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला आयुर्विज्ञान विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी आयुर्विज्ञान विद्यालय जो है ना वो जबलपुर में है। नेक्स्ट है, महेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? महेश्वर जो कि वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये नर्मदा किनारे बसा हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? मैं आपको बता दूं ये सर्वप्रथम कलकत्ता में और 1911 में गाया गया था। यही इरा था जब कलकत्ता से भारत की राजधानी जो है ना वो दिल्ली में लाई गई थी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो 1911, देखिए कहाँ लिखा है 1911 और कलकत्ता में, यानी आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है ना वो आपका पंजाब का लोक नृत्य है। याद रखिएगा आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये संडे, यानी कि गुरुवार, संडे यहाँ रविवार होता है ना, मैं भी कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। सी, यानी कि जो ईस्टर का फेस्टिवल है ना वो इतवार यानी कि रविवार को मनाया जाता है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संडे के कई सारे नाम है, कॉमनली लोग संडे बोल देते हैं और रविवार बोलते हैं, इतवार भी बोलते हैं, तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स जो है ना वो अर्जेंटीना की कैपिटल है। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो नासिक शहर आपका है तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? यानी गोदावरी। आंसर आपका हो जाएगा बी। नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में नदी है गोदावरी, महाराष्ट्र से निकली हुई है। सो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका है। नेक्स्ट है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाटा स्टील इंडस्ट्री है ना वो भी यहीं पर बनी हुई है। तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल नहीं। भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव। इन लोगों को 23 मार्च 1931 यानी कि 1931 में इन लोगों को फांसी दी गई थी। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा और उसी दिन को हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस पालतू जानवर को पाला था? तो वो गधा था जी बिल्कुल नहीं, कुत्ता था जी यस। आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। घोड़ा तो इनको साक्ष्य मिले नहीं, तो ये तो जब आर्यन आए मतलब आर्य आए तब हम उन्होंने इसका घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ का भी कोई उल्लेख नहीं है, तो कुत्तों को सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये भी क्या नहीं बताएंगे, अशोक ने की थी या फिर विदुषार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा मौर्य साम्राज्य पूछा है तो किसने की थी? तो ये तो सीरियल भी आया है ना, तो सीरियल देख के तो लोग आंसर बता ही सकते हो ना। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थापना जो है ना वो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अरबों ने किस के नेतृत्व में भारत का पहला सफल आक्रमण किया था? तो उस टाइम इसका लीडरशिप किसने निभाई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों का लीडरशिप निभाई थी, जो पहला हमारे भारत में उन्होंने आक्रमण किया था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अंग्रेज खान, शेर खान, फारसी खान, हिंदुस्तानी खान। तो बताइए किस नाम से उपाधि दी थी? तो इन्होंने अंग्रेज खान कहा था, यानी कि जो हमारे जहांगीर थे उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जो उपाधि दी थी वो अंग्रेज खान की। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के इससे संबंधित था? तो स्वदेशी आंदोलन जी बिल्कुल नहीं। उस टाइम स्वदेशी आंदोलन तो पहले हो चुका था। रोलेट एक्ट, हाँ जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड मतलब नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो वो मतलब किसका विरोध कर रहे थे वो लोग? रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट वही है जिसको कहते हैं काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून ये इसको कहते हैं, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून था। मतलब जिसको चाहते थे उसको पकड़ लेते थे। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर संबंधित था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आंसर बी में लिखा हुआ जनरल डायर। कोई हैरिस बैरिस नहीं था, बेल्सले नहीं था, बेल्सले ये कुछ भी नहीं था, तो उसका नाम था जनरल डायर। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है? क्या भारत में है, चाइना में है, फिर श्रीलंका में, फिलीपींस में? तो पूरे वर्ल्ड का जो धान जीन बैंक है, देखिए क्या है आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो निकल के आ रही है, तो हम क्या करें, जो सीड्स है ना, कुछ हमारी जो क्रॉप्स है उनके सीड्स है ना, तो उन सीड्स के लिए उनका जीन मतलब उनका एक जीन बैंक बना रहे हैं। मतलब कुछ वो जो ग्रेन्स है ना वो रख देते हैं उसमें, ताकि इन फ्यूचर का कोई मतलब बहुत बड़ा कोई वो आता है तूफान, मतलब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो यहाँ से इस जीन बैंक से निकाल के हम दोबारा उनको उगा सकते हैं। तो जो धान का जीन बैंक है ना वो फिलीपींस में बनाया गया। आंसर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर। आप कैसे भूल सकते हैं, ये तो संविधान के कहते हैं पिता बोले जाते हैं। तो आंसर आपका ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने जो मतलब पिछड़े लोग थे उनको काफ़ी सराहना दी, उनकी बात की, उनके मुद्दे उठाए, तो उन्होंने इसके लिए बहुत याद किया जाता है। क्वेश्चन अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो अनुसूचियाँ तो आप लोगों की याद ही होंगी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम 8 ही अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद कितने थे? तो 395 थे। ठीक है, तो याद है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? तो अब अनुसूचियाँ हो गई हमारे संविधान में 12। इन्होंने तब का पूछा है तो आप इसको याद रखिएगा, तब 8 थी अब 12 हो चुकी है। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ये कैसा निषेध है? तो ये पूरी तरह से निषेध दिया गया, यानी कि बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, यानी कि पूर्ण निषेध है। आंसर आप देख पा रहे होंगे, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? कि डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, विलियार्ड ने या फिर मेंडलीफ ने? तो अब हम पढ़ते ही हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ ने ही दी है। आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तैयार किया था। नेक्स्ट है अगर पानी को कठोर बनाना हो तो उसमें 2 प्रमुख एलिमेंट्स मिलाते हैं, खनिज मिलाते हैं। तो अगर आप पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम मिला देंगे तो पानी जो है ना वो कठोर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है, यानी कि रासायनिक नाम होता है, वो क्या है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा इसका CA क्या नाम है, CaOCl होता है ना, अजीब नाम है। हाँ, CaOCl2 होता है, वही मैं कंफ्यूज हूँ, ये नाम क्या लिखा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने गलत तो नहीं बता दिया? नो, 18 कैरेट। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, और थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं समझाती हूँ आपको। इसमें पूछा क्या गया कि 18 कैरेट सोने में तांबा या फिर चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या आपको पता है कि जो हमारा प्योर गोल्ड होता है, जिसको बोलते हैं प्योर गोल्ड, ठीक है, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है।
लेकिन जो हमें मार्केट में गोल्ड मिलता है ना, वो 18, 16 कुछ इसी तरह के कैरेट उसमें होते हैं। इन्होंने बोला कि 18 कैरेट जो है उसमें अगर टोटल प्योर जो है ना वो 24 का होता है, और इसमें 18 ही कैरेट है, तो इसमें और जो क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सोने में यानी कि गोल्ड में तांबा मिला देते हैं, या फिर चांदी मिला देते हैं, या फिर चांदी मिला देते हैं, तो टोटल बना देते हैं 24 कैरेट। यानी कि प्योर आपको नहीं देंगे, 18 तो गोल्ड होगा उसमें, प्लस जो 6 बचा ना, 6 पॉइंट, क्योंकि 24 में 18 में 6 जोड़ेंगे तभी 24 जाएगा, तो वो मिलाएंगे, या तो तांबा मिला देंगे या फिर चांदी मिला देंगे। तो उन्होंने पूछा कि ये जो 6 पॉइंट मिलाते हैं, इसमें 6 कैरेट मिलाते हैं, इसमें मान लीजिए तांबा ही है, तो तांबा ये 6 कैरेट कितने प्रतिशत हुआ? अब आप बताइए, 24 जो था वो 100% कैरेट था। अब 24 तो 24 100 हो गया, तो 18 कितना हो गया? 18 कैरेट कितना हो गया? 75 से आप निकाल लीजिएगा, तो 6 कितना हो गया? 6 हो जाएगा 25%। थोड़ा ठीक से सोचिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 18 कैरेट सोने में अगर आप 6 कैरेट और मिलाएंगे चांदी के, तो 6 कैरेट है ना वो कितने के बराबर हुआ, कितने प्रतिशत होगा? तो वो हो जाएगा आपका 25%। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा पेशेंसली, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें रटने वाला भी है, रटना चाहे तो रट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेडली है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो कार्बन को, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, फिर आणविक ऑक्सीजन को किसको कहते हैं बताइए? तो इसमें कहते हैं आणविक ऑक्सीजन को। आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता है न्यूट्रॉन, यानी कि चेचक और चैडविक ने की थी। कहाँ पर लिखे हैं? आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो एटम बम का इसका आविष्कार किसने किया बताइए? अगर आपको आंसर पता है तो इसमें हो जाएगा आपका रॉबर्ट जे ओपर। कहाँ पर लिखे हैं? ओपनहीमर ने। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुसीय धमनियाँ होती हैं। जो फुफ्फुसीय धमनियाँ होती हैं यहाँ पर ऑक्सीजन रहित ब्लड जो है ना वो मतलब ट्रांसपोर्ट करती है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए देखिए आप क्या करिए, चीज़ याद रखिए, के का शेप कैसा होता है? ऐसा नहीं जैसे कि आपने आप मतलब ऐसे कि हाथ का भी शेप कुछ अगर मोड़ देना तो ये ऐसे ही बन जाएगा, यानी कि रुकना। तो हाथ अगर किसी को हम देते हैं मतलब कहते हैं ना रुक जाइए, तो के बन जाता है इसका शेप। यानी कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन आवश्यक होती है वो के की आवश्यकता होती है। यानी कि आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है? तो विटामिन B12 अगर आप में किसी में कमी है, ये अक्सर महिलाओं को होती है। फिर इसमें फॉलिक एसिड की टैबलेट यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। याद रखिए, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी को एनीमिया हुआ है तो उसको कॉमनली कौन सी टैबलेट दी जाती है? तो फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। जल प्रदूषण बनाता है, भूमि प्रदूषण बनाता है, वायु प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण बनाता है। तो बताइए क्या प्रदूषण बनाता है? तो ये आपका बनाता है, बताइए, जल का प्रदूषण नहीं, ये वायु प्रदूषण बनाता है। वायु बनाता है वो यानी कि मुख्य यानी कि आदि का दहन मूल स्रोत है, तो ये वायु प्रदूषण बनाता है। जैसे यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है? तो वो है आपके फ्रांस के। जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रो को उनके पद से इस्तीफा मतलब हटा दिया गया काफ़ी विरोध के बाद में। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल जो है ना वो बहुपक्षीय अभ्यास जैपड के लिए कहाँ रवाना हुआ? तो वो गया है रसिया में। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, हमारे भारतीयों का एक सशस्त्र बल जो है ना उसका एक दल गया है बहुपक्षीय अभ्यास करने के लिए, इनकी एक्सरसाइज करने के लिए। कहाँ? तो रसिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो देखिए याद रखिएगा, 2011 का जो सेंसस हुआ था यानी कि जनगणना हुई थी, तो उसमें भारत की साक्षरता दर 78% के लगभग समान आई थी, मतलब इतनी थी, जो कि आज बढ़कर हो गई है 90 करीब आ गई है, काफ़ी सारी हो गई ना, 80.9 एग्जैक्टली। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 80.9% हो गई है साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर बन गया है? अब जिसमें 99.3% लिटरेट लोग होंगे तो वो पूर्ण साक्षरी कहलाएगा। तो कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे
किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो वो यूनुस अहमद जी को सम्मानित किया गया है। यूनुस अहमद इनका नाम है। ओके, तो ये जो है ना मिडिल ईस्ट में डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत NRI उद्यमी मतलब है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो इनको ये अवार्ड मिला है यूनुस अहमद जी को। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, या फिर कौन करेगा, तो अमेरिका करने वाला है 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रीजनिंग के स्टार्ट हो गए, चलो हम इनको देख लेते हैं। क्वेश्चंस को क्या पूछा गया उस विकल्प का चयन करें। देखिए, क्वेश्चन जब मैथ की हो तो इनके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लिया करें, इन्हीं में कहीं ना कहीं कुछ छिपा होता है और जो हम मिस कर देते हैं फिर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को में प्रश्न चिन्ह जहाँ पर लगा उसके स्थान को पूर्ण करते हैं। ओके, 9, 10, 18, 45, तो क्या इसमें हुआ है 9 में 10 है, यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ सीरीज़ को, फिर यहाँ पर 45 है, यहाँ पर हमें बताना है। ओके, 9 में अगर मैंने +1 किया तो 10 हो गया। ओके, 10 में मैंने +8 किया तो 18 हो गया, और 18 में मैंने प्लस कितना किया है 25, 26, 27, यानी कि 27 किया तो ये 25 हो गया। क्या चल रहा है यहाँ कुछ लग रहा है? देखो, 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 का क्यूब करके देखती हूँ, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो हम यहाँ पर 4 का क्यूब करके यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होगा 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, यानी कि हमें यहाँ पर प्लस 64 जोड़ने पड़ेंगे। अब जोड़िए 45 में 64, यानी कि 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 और 4 यानी कि 6 और 4 10, यानी 109। इसका आंसर होगा, कहीं पर लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है, आंसर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर ये वाला ये लिखे हुए हैं, ये इनका कंपेयर है, तो ये LKM जो है ना वो इसके आगे क्या आएगा हमें बोला है। ठीक है, देखिए कुछ दिख रहा है आपको BAC, देखो बीच में पहला अक्षर A, फिर B और उसके बाद में C, इनके सर्कल में घूम गया। फिर देखिए F, यहाँ पर F के बाद G आया, G के बाद यहाँ पर लास्ट में H आ गया, ऐसे इसमें है। K के बाद L है और L का यहाँ पर लास्ट में सर्कल में हुआ M हो गया। इसी प्रकार हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं। देखिए, R के बाद S आता है तो यहाँ पर तो S नहीं है। P के बाद PQ आता है, ये भी नहीं है। O P आता है, बिल्कुल नहीं। P के बाद PQ ये वाला आना चाहिए, होना चाहिए, यानी PQST, ये तो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर PQRS नहीं हो रहा, यानी PQOPQ, इसमें गलत नहीं लिखा है कुछ आंसर्स में, कुछ जोड़ा गया है क्या? PQRP ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तीन ही वर्ड देंगे PQ और R। देखिए कहीं पे लिखा है QPR, कहीं नहीं लिखा है, तो देखो उसके ऑप्शन कर दिए हुए हैं, इसका नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसमें, वो जो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ओके, यानी कि ये वाला जो पद इससे संबंधित है तो इस वाला जो है ना तीसरा चौथे से संबंधित होगा। अपव्यय करना यानी कि लुटाना, मतलब फालतू खर्चा करना। तो उतरना का क्या हो जाएगा? दुर्लभता, बिल्कुल नहीं। नीचे आना, हाँ ये हो सकता है। भ्रम तो हो ही नहीं सकता, निषेध भी नहीं हो सकता। तो उतरने का मतलब होता है नीचे आना, जैसे प्रकार अपव्यय का मतलब होता है लुटाना। तो इसका आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ चिड़ियाघर हैंगर है। ओके, यहाँ पर बना लेते हैं सर्कल चिड़ियाघर का। चिड़ियाघर, कुछ चिड़ियाघर हैंगर है, तो मैंने यहाँ पर बना लिया हैंगर वाला। देखिए कुछ चिड़ियाघर है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लेंगे, फिर कहते हैं कुछ हैंगर जो है ना, इनके कुछ हैंगर कुछ ही लेने हैं। हैंगर जो है ना वो मछलियाँ हैं, इनकी फिश हैं, ठीक है, फिश है। अब निष्कर्ष पूछा गया है, सर्कल हमारा बन गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके निष्कर्ष देखने क्या है। कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं क्या? जो चिड़ियाघर है ना वो क्या फिश है? देखिए इनका दूर दूर सर्कल है, कह नहीं सकते कि है या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि दूर सर्कल है। अगर आपस में कहीं से भी टच होते होंगे तो हम कह सकते थे कि हाँ चिड़ियाघर फिश हो सकती हैं, तो इनका टच होता ही नहीं सर्कल, तो कैसे कह सकते हैं? तो पहला तो गलत हो गया। अगला है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, तो हाँ ये तो क्वेश्चन में ही है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, तो बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा अनुसरण हमारा करता है, इनकी केवल निष्कर्ष दूसरा ही अनुसरण करता है। आंसर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को सही से देख लें, आंसर पहले में ही लिखा है, ए में ही लिखा है, केवल निष्कर्ष दूसरा ही अनुसरण करता है। अगला है, 8 मित्र हैं, ABCDEFGH तक एक गोलाकार। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी गोलाकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले गोला बना लें, और कितने लोग हैं उनकी जो है ना वो लाइन खींच लें। चलो हम खींच लेते हैं, 2 तो ये हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और कुछ 8 हो गए। अब गिन लेना, 8 हो गए। अब इनका दायां देख लीजिए, यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको ईजिली हो जाए समझने में।
यहाँ पर मैं बैठी हूँ या आप बैठे, जो भी बैठे हैं, आप सर्कल बनाए, अपने आप को कंपेयर कर ले कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ या बैठी हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने बैठी हूँ तो मैंने ऊपर की तरफ मुँह करना है, और मेरा बायां दाएं क्या होगा मुझे पता है, जैसे मेरा दायां जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही होगा। तो मेरा जो दायां है ना वो इधर होगा। अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो मेरा दायां ये होगा, मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ तो मेरा दायां ये होगा। तो इसी प्रकार हम सबका दायां जो है ना वो देख लेंगे, पहले ही हम उसको डॉट कर लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने बना लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ए एफ के सामने बैठा है क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर ए बैठा देती हूँ, ए जो है ना, और उसके सामने बैठा दिया मैंने एफ को। ए एफ के सामने बैठा है, ठीक है, एफ के सामने, और बी के दाईं ओर से तीसरे। ए जो है ना एफ के तो सामने बैठा है, लेकिन बी के, बी का अगर मैं बी इधर कहीं बैठाऊंगी तभी इसका दायां, बी का इधर दायां होगा ना, इधर तो दायां नहीं होगा। तो मैंने बी को यहाँ बैठा देना है। फिर कहता है कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो बी का दाएं देखो तीसरा हो गया ना, बी अगर यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3, बी का दाएं ए बैठ गया, ओके। नेक्स्ट है जी एफ और डी के बीच में बैठा है, जी एफ और डी। देखिए अगर मैं एफ जी को इधर लाती हूँ इस साइड में तो ला ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बीच में तो बी आ जाएगा ना। तो यहाँ कहता है कि जी जो है ना यहाँ पर बैठा है और वो एफ और डी के बीच में बैठा है ठीक है, बिठा दिया मैंने। फिर कहते हैं एच डी के बाईं ओर बैठा है, एच जो है ना डी के, अब डी का बायां किधर है, तो ऑब्वियसली इधर होगा क्योंकि उधर तो दायां है, मैंने डॉट कर चुकी हूँ। तो डी का दायां किधर हो गया, सॉरी बायां, तो इधर हो गया, यहाँ पर एच आ गया ओके। नेक्स्ट है ई सी और ए के बीच में बैठा है, ओके थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। देखते हैं हम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ई जो है ना सी और ए के बीच में बैठा है, तो ई यहाँ पर बैठा है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैनेज करने की कोशिश करिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको क्लैरिटी देने की, ओके। ई सी और ए के बीच में मैंने बैठा दिया है, देखो अब सब बैठ गए ना आराम से, ओके। आप इनको देखना चाहें तो मैच कर लेना, बिल्कुल सही बैठे हैं। अब ई के सामने कौन बैठा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो ई के सामने कौन बैठा है यार, जी बैठा है, देखो ठीक है। तो जी कहाँ पर, ए में ही दिया गया, आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं इसमें क्या बोला। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। 13 3 39, 23 4 92, क्वेश्चन मार्क 6 66। तो कैसे आया, अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 13 इंटू 3 करूँ तो कितना आ जाएगा, 13 3 39 ही होता है। इसी प्रकार मैंने 23 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 92, ठीक है, मिल गया पैटर्न हमें। इसके मतलब जो भी यहाँ पर आएगा, मैंने क्या एक्स लिख लिया है, तो 6 लिख लूँ, इंटू मल्टीप्लाई 6 की कर लूँ तो हमारा 66 मिल जाएगा। अब हमारे पास एक बन गई इक्वेशन, बन गई ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इक्वल्स टू हमें करना पड़ेगा 66/6, 6 एकन 6, 6 एकन 6 यानी 11 आएगा एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि 4 20 36 52, ओके। 4 20 36 52, तो 4 में अगर मैं 16 जोड़ती हूँ तो 20 हो जाएगा। 20 में अगर मैं 16 जोड़ती हूँ तो 36 हो जाएगा, और 36 में अगर मैं 16 जोड़ती हूँ तो 52 हो जाएगी। इसी प्रकार में मुझे 52 में भी 16 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 1 6 68 आना चाहिए। आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, क्वेश्चन में एक मिनट देख लेती हूँ। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यही पद देखने हैं कि इसके बाद में इसका कौन सा पद आएगा, तो जो इसका रिलेशन इससे होगा वही आगे का इसका होगा। तो देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। डी मतलब 4 पे आता है, एफ मतलब आपका 6 पर आ जाएगा, और एच मतलब 8 पर आता है। एच 8 पर आता है, एल आता है आपका 11 12 पर, और पी आता है आपका 16 पर। इसका देख रहे हो पैटर्न, 4 मतलब 8 हुए, 6 मतलब 12, ओहो डबल हुआ है यहाँ पर देखिए। 4 इसकी प्लेस वैल्यू है ना, तो 4 दूनी 8 इंटू मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो ये 8 हो गया, 8 इसका पद आ गया। इसी प्रकार 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 6 दूनी 12 एल आ गया, और एच का मल्टीप्लाई 2 से किया, 8 दूनी 16 यहाँ पर 16 आ गया। ठीक, इसी प्रकार कर लेंगे हम इसको, यानी कि इसकी आती है 5, ये आता है जी आपका आता है 7 पर, आई आता है 9 पर। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, याद नहीं है आपको, वैसे तो ये मैं तो कहती हूँ आपके टंग पर हमेशा होनी चाहिए, हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है प्रोटी होनी चाहिए। तो 5 दूनी 10 होता है, 10 पर क्या आता है जे, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 पर क्या आता है आपका एन 14, और 9 दूनी 18, 18 पे क्या आता है आपका, 18 पे आपका आता है आर, यानी कि 18। तो जे एन आर कहाँ पर लिखा है, जे एन आर, सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे। कोई दर्पण है इस प्रकार, दर्पण का दायां किधर हुआ बताओ, दर्पण का देखो D4 दायां इधर होता है और बायां इधर होता है।
दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए विकल्प का दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। जब भी आपसे दर्पण की बात की जाए ना, तो अक्षरों को पीछे से देखें। और जब भी पानी की बात की है कि मतलब किसी अक्षर की जो छवि है ना पानी में कैसी दिखाई देगी, तो आपको ना इस तरह से दिखानी पड़ेगी। यानी कि अगर यहाँ पर ABCD लिखा है और आपसे पूछा जाए कि पानी में इसकी छवि कैसे दिखाई देगी, तो वो D का D दिखाई देगा, ठीक है, C का C दिखाई देगा, B का B दिखाई देगा और A का A दिखाई देगा। उल्टा, जस्ट उल्टा मतलब इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि A B C और D तो जिस प्रकार जैसे जिसका तस आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार दिखाएगा। ए उल्टा दिखाई देगा। अगर आपको दर्पण में पूछा जाए तो उसका इस तरह के आएगा, मान लिया ABCD और दर्पण में देखना है तो D पहले आएगा, उसके बाद में आपका C आएगा, फिर आपका आएगा। तो यहाँ पर क्लैम्बर का पूछा है और दिया क्या गया है, ये क्या पूछा गया है, दिया क्या गया है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। सी तो कहीं है ही नहीं, ये पूरे इसके ऑप्शन गलत हैं। देखो क्लैम्बर को अगर देखेंगे ना तो पहले आर आना चाहिए और आर इसमें ही है, फिर ई है, बी है, डब्ल्यू कहाँ से, ए टी कहाँ से आ गया, देखो गलत है ये। यहाँ पर आपका सी आएगा और बी आएगा, इस प्रकार दिखाई देंगे और ए दिखाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ क्लैम्बर की, तो इसमें दर्पण में देखेंगे तो पहले आपका आर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का, ओके, फिर आपका ई दिखाई देगा इस प्रकार का, फिर आपका जो बी है ना वो ऐसे दिखाई देगा, फिर आपका यम तो जिसका तस हो जाएगा, ए बी जैसे कि तैसे हो जाएगा, एल आपका ऐसे दिखाई देगा और सी आपका ऐसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार कुछ बनेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इरेजर को क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू रख के, तो पी कितने पर आता है, 16 पर आता है, प्लस ई कितने पर आता है, 5 पर, यहाँ आता है 14 पर, और सी आता है आपका 3 पर, आई आता है 9 पर, एल आता है आपका एल एम यानी 12 पर, एल 12 पर आता है ना, एल एम हाँ 12 पर तो आता है, आई जे के एल ओके 12 पे आता है। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो 16 5 21 21, यहाँ पर कितना था, इनका मैंने एन लिख दिया, 14 आना चाहिए ना, यहाँ पर 14 लिखा, 16 5 21 21 और 4 25 25 और 10 35 35, यहाँ पर 3 है ना 35 तो 48 48 49 50 और 7 57, मतलब यही 59 आएगा, मैंने ऐड गलत कर दिया, ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इरेजर। अच्छा इरेजर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू रखती हूँ ना, क्या हो जाएगी, ई का आपका हो जाएगा 5 प्लस आर का कितना हो जाएगा आपका 18 होता है ना, और ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, और ई का 5 जो होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। ये अगर जोड़ेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 5 18 5 23 23 और 1 24 24 और 5 ये जोड़ते हैं 24 और 5 1 कम 30 1 कम 30 1 30 30 और 10 40 40 47 47 और 19 47 और 19 आपके हो जाएंगे 6 और 4 1 5 1 6 यानी कि 66 66 हो जाएंगे। आप देखा अपना लिखा हुआ है तो डी में लिखा हुआ आंसर पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, इसको कैसे करनी है, कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z रख लीजिए, फिर दी क्या वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू है 7 अनुपात y की है 5, फिर आगे दी है y की दी है 7 अनुपात 11। अब इसके आगे 7 को बढ़ा देना है यहाँ पर, तो ये 7 आ गया और इसके आगे 5 को बढ़ा देना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई कर लेते 7 7 49, 7 पंजे 35 और 11 बजे 55। पूछा क्या गया है, एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू हो जाएगी आपकी 49 35 और 55। आंसर आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है, ये वाला आंसर हो जाएगा 49 35 और 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक कमरा है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी छड़ी कैसे रख पाएंगे, कोई लंबी छड़ी आपको रखनी है तो कैसे, क्या ऐसे रखेंगे, मतलब ऐसे रखेंगे, नहीं ऐसे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, तो ऐसे रख देते हैं। नहीं एक और ऑप्शन है, इससे लंबी रखी जा सकती है, कैसे रखेंगे, तो हम कुछ इस प्रकार छड़ी रखेंगे तो सबसे लंबी छड़ी इस प्रकार की आएगी, और इसको तिरछे में किसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है, इसका मतलब हमें विकर्ण ही निकालना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण इक्वल्स टू रूट, पूरे का रूट करना है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हमारे पास 16 स्क्वायर 16 प्लस 12 प्लस 15, इनका सबका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर सबका है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर। आपको पता है कि अगर मैं
बनाऊँ, इसको सॉल्व करूँ तो 16 का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 16 का होता है 256, 256 12 का होता सॉरी प्लस 144 होता है और 15 का होता है 225। इनको सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 10, 5 और 4 9, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 और 4 6, 6 और 5 6, 1 हासिल का 7, 7 और 5 12 के 2, 12 के 2 हासिल लगा आपका, फिर से 1, फिर जोड़ते हैं 2 2 4 2 6, इनकी 625 रूट। तो विकर्ण आपका आ जाएगा, विकर्ण विकर्ण इक्वल्स टू 625 रूट। अब 625 किसका, इसको जब रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके मतलब जो सबसे छड़ी लंबी रखी जा सकती है वो 25 मीटर की होगी। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि विकर्ण हमारा 25 ही आया है। अब एक अगला क्वेश्चन है, एक कार 48 किलोमीटर पर आर की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, ठीक है। वह 84 किलोमीटर पर आर की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। दो यहाँ पर चीज़ें निकालनी है, पहले निकालते हैं हम। इन्होंने बोला है कि पहले में क्या दी हुई है, एक स्पीड दी हुई है, स्पीड मतलब चाल 48 किलोमीटर पर आर चलता है और दूरी समय कितना, समय कितना तो 14 घंटे में। अब आप बताइए किसी की चाल इतनी है 48 किलोमीटर पर आर और 14 घंटा चला है तो कितनी दूरी चला होगा कोई। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है यानी कि चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है। तो समय हमारा कितना है 14, मैंने समय लिख दिया 14, ठीक है। तो अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 की 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 672, यानी कि दूरी जो उसने 48 किलोमीटर पर आर की गति से चली ही 14 घंटा में वो आई है दूरी टोटल 675। फिर कहता है कि उसने अब जो अपनी स्पीड है ना वो चेंज कर दी है। अब एस बनने की स्पीड चेंज कितनी कर दी है, तो उसने अब कर दी है 84 किलोमीटर पर आर से, लेकिन दूरी जो दूरी पहले निकल के आई है ना यानी कि D1 में कर दूंगी तो दूरी वही है, उतनी ही दूरी है 672। अब उसकी स्पीड बढ़ गई है, दूरी उतनी है, तो उतनी ही दूरी में दूरी को उस स्पीड से कितने टाइम में पार कर देगी, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको। तो ठीक है निकाल लेते हैं, समय तो निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। और दूरी में पता है कितनी है, दूरी हमारी है 672 और चाल दूसरी वाली कितनी है तो वो है 84। जब हम 84 को 72 से 672 को 84 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 आर लगेंगे उसको, यानी कि जब 84 किलोमीटर पर आर की गति से चलेगा 672 किलोमीटर की दूरी को तो उसको 8 ही घंटे लगेंगे। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, रमेश जो है ना खरीदता है कुछ वस्तुएं कितनी खरीदता है, तो वस्तुएं हैं उसकी 75 और खरीदता कितने में है, कितने में खरीदता है तो खरीदता है 10,800 में। अब 5 वस्तुओं का हानि पर विक्रय मूल्य लेता है। अब एक बताइए, पहले उसने 10,800 की वस्तुएं जो खरीदता था वो 10,800 की वस्तुएं 75 खरीदता था, लेकिन अब उसको 5 वस्तुओं की हानि हो रही है तो अब क्या कह सकते हो आप, 80 कह सकते हो ना, 75 प्लस 5, यानी कि जब हानि हो रही है तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, आसानी से निकल आएगा। तो वो 80 मान लीजिए, आप मान सकते हैं कि जो 80 वस्तुएं बेचेगा ना वो 10,800 की, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि जब अब मान ली 5 की उसको विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है तो क्यों ना 75 में 5 जोड़ देते हैं अलग से कि 5 वस्तुओं के बराबर उसको हानि हो रही है, तो हो जाएगी वस्तुएं हमारे पास 80। अब पहले 10,800 रुपये में 75 वस्तुएं खरीदता था, अब 10,800 में वो खरीदता है 80 वस्तुएं, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका 135। जब एक 10,800 को आप 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 135। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 25% की छूट देता है। याद रखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, देने के पश्चात 40% लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य यहाँ पर पूछा गया, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य से याद रखना, जो भी लास्ट में प्रतिशत की वैल्यू आई मतलब प्रतिशत निकालना होगा वो हमें क्रय मूल्य पर, यहाँ पर यानी कि CP नीचे आएगा और हमें MRP यानी कि अंकित मूल्य MRP माइनस करना पड़ेगा CP, फिर हमें इंटू करना पड़ेगा 100। याद रखना कहाँ पर ये चीज़ देखना, अंकित मूल्य जो है ना वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य पूछा गया है ना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं अंकित मूल्य को, जो हमारा MRP है ना, MRP मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, तो मैंने 100 मान लिया, मैंने अंकित मूल्य 100 रख लिया है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात, तो अगर मैंने छूट दी और उसको वस्तु को बेचा, ठीक है, SP जो है ना उसका
जब मैं करूँगी उसका SP, तो क्या हो जाएगा, अगर 25% छूट मतलब 100 पर 25% छूट कितनी हो जाएगी, तो 75 की हो जाएगी। यानी कि MRP उसने रखा 100, बेचा उसने 75 का, फिर भी इस 140 यानी सॉरी 40% का लाभ हुआ है, तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो मैं 100 पर अगर मैं मानूँ तो उसको हो जाएगा 140% का। ठीक है, अब हम निकालते हैं। देखो 40% का जो लाभ हुआ ना CP पर, तो इसका निकालना पड़ेगा CP पर। CP इक्वल्स टू 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 140। जब इसको आप काटेंगे तो ये आपका आएगा, काटते रहिएगा, 53.57। ये आपका CP आया है। और हमने क्या बताया अभी, CP पर ही पूछा है इसने प्रतिशत, यानी कि अंकित मूल्य कितना ज़्यादा रखा था CP से, ना कि सेलिंग प्राइस से, यानी कि जो बेचा था उससे नहीं पूछा है, अंकित मूल्य से पूछा है। तो CP हमारे पास है, अंकित मूल्य हमारे पास है, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस हमारे पास कितना है, 100 है। CP कितना है, 53.57, और ये हमारा आ जाएगा, डिवाइड में भी CP आएगा क्योंकि क्रय मूल्य से कितना है, तो से पर हमारा आ जाएगा 53.57 इंटू 100। जब इसको आप काटेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 86.67%। आप कैलकुलेशन करना अपने आप की, पहले 100 को 100 माइनस करना 53.57 में से, फिर आपका कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 86, कहाँ पे लिखा है आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।